नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे सीटेट के मैथ का जो 30 नंबर का पूछा जाता है, उसमें 15 नंबर का जो पेडागोजी आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले 5 चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। पहला में पढ़ेंगे परिभाषा, मैथ की परिभाषा क्या है, उसके बाद उसका अर्थ। ठीक है, मैथ का अर्थ को समझेंगे। फिर मैथ पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है उसको समझेंगे। फिर मैथ का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होता है उसको समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे पाठ योजना, यानी कि जिस प्रकार से शिक्षण कार्यक्रम करना है उसकी योजना किस प्रकार से तैयार करते हैं, कितना समय का होता है उसको पढ़ेंगे। फिर विभिन्न प्रकार का शिक्षण विधि जो है उसको हम लोग करेंगे, किस प्रकार से आगमन विधि, निगमन विधि, ये जो होता है इसको समझेंगे, व्याख्यान विधि। उसके बाद है तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे कि दृश्य सामग्री होता है, श्रव्य सामग्री होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री होता है, तो ये सब समझेंगे। और फिर उसको विविध गतिविधियाँ, यानी कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है गतिविधि के माध्यम से, गिनतारा के सहयोग से, या जिसको अबेकस कहते हैं। फिर और भी इस प्रकार से रहता है उसके बारे में। फिर चौथा में है मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से करना है। फिर पांचवा में है निदानात्मक एवं उपचारात्मक। इस प्रकार से हम 5 टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिससे कि लगभग हमारा 15 नंबर का पेडागोजी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा समझते हैं, गणित की परिभाषा क्या होती है। गणित की परिभाषा क्या होती है, तो गणित की परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम गणना करने के बारे में सीखते हैं, मतलब कैलकुलेशन के बारे में सीखते हैं, वो क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट करके लिख लीजिएगा। दशमलव एवं शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। कहाँ का रहने वाला था, तो वो भारत का रहने वाला था। ठीक है, भारत में भी कहाँ से, तो बिहार से। ठीक है, अब देखिए गणित का अर्थ क्या है। गणित का अर्थ क्या है, गणित का अर्थ क्या होता है, वही गणना करना ही होता है गणित का अर्थ भी। ठीक है, उसके बाद गणित पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य होता है, अब उसको समझते हैं। गणित पढ़ने का उद्देश्य होता है गणित मानसिक विकास, चिंतन शक्ति और संकल्पनाओं तथा गणनाओं के विकास करने में सहायक होता है। मतलब बच्चों के मानसिक विकास, चिंतन शक्ति, वो और भी प्रकार का सोच सकता है, और उसके बाद संकल्पनाओं तथा गणना करने का विकास करने में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद है अमूर्त चिंतन का विकास। अमूर्त चिंतन का विकास कहने का मतलब हुआ, बच्चों को अगर इस प्रकार से जोड़ सिखाया जाता है या घटा सिखाया जाता है, तो जैसे कि 2 + 4 = 6 होता है, तो बच्चा यहाँ पे कल्पना करने लगता है। 2 की जगह 2 + 4 की जगह 6 रहेगा तो कितना होगा, 2 + 6 की जगह अगर 8 रहेगा तो कितना होगा, इस प्रकार से वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, उसके बाद है गणित शिक्षण का उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण गणितीयकरण होता है। गणितीयकरण करने का मतलब होता है बच्चों के गणित के प्रति रुचि को बढ़ाना, गणित में उसका इंटरेस्ट को जगाना। जिस प्रकार अगर विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से अगर बच्चों को शिक्षण कराते हैं गणित का, तो उसके प्रति क्या होता है, उसका गणित के प्रति रुचि बढ़ता है, जैसे खेलकूद के माध्यम से या फिर विभिन्न गतिविधियां कराकर वर्गों में। तो इस प्रकार से बच्चों का गणितीयकरण होता है, और जैसे ही बच्चों का गणितीयकरण होता है तो इसके माध्यम से गणित के ओर लगाव बच्चों का बढ़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, उद्देश्य को देखना है। उद्देश्य क्या है, इसका 2 उद्देश्य होता है, एक शिक्षक के लिए होता है, एक छात्र के लिए होता है। गणित शिक्षण का शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है और छात्र का क्या उद्देश्य होता है। तो शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वो सामान्य उद्देश्य होता है, और प्राप्य उद्देश्य मतलब जो विद्यार्थी का उद्देश्य रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे सामान्य उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, यह कक्ष में पूर्ण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, यह अध्यापन और अध्यापक की उपस्थिति में पूर्ण किया जा सकता है, और यह छोटी और कम समय की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर समझेंगे तो यह क्या कह रहा है, यह कक्ष में पूर्ण नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर एक शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है तो वो कक्ष से नहीं, उसको और भी अलग अलग जगहों से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग विधि से
उसको सीखना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है। शिक्षक को बस 1 दिन, 10 दिन या कोई एक सर्टेन टाइम नहीं है कि इतना में ही उसको करना है, वह जीवन भर करते रहता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है? लेकिन वहीं अगर देखेंगे अध्यापन और अध्यापक की उपस्थिति में प्राप्त उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को साल भर ही किसी एक वर्ग में रहना रहता है, उसको सिलेबस को पढ़ना रहता है। इस प्रकार से वह क्या कर सकता है, एक निश्चित समय में उसको पूरा कर सकता है। अगर वह 2-3 महीने का या 6 महीने का, साल भर का रहता है, 12 महीने का, तो वह कम समय में उसको पूरा कर सकता है, ठीक है? उसके बाद होता है इसका उद्देश्य असीमित होता है। एक टीचर का उद्देश्य असीमित होता है, वह बहुत-बहुत प्रकार की आकांक्षाएँ रखता है, ठीक है? लेकिन वहीं बच्चों का उद्देश्य सीमित होता है। जिस प्रकार से अगर आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का क्या है, उद्देश्य सीमित है, हमको सीटेट निकालना है। लेकिन टीचर का ऐसा नहीं है। टीचर का क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, टीचर का उद्देश्य होता है और भिन्न प्रकार का होता है, ठीक है? उसके बाद है अस्पष्ट एवं अनिश्चित होता है। टीचर का उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित होता है, विभिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का उस उद्देश्य रहता है और निश्चित नहीं होता है कि यही करना है। अगर वो कुछ सोचता है तो उसके साथ साथ और भी कुछ करता है। लेकिन बच्चों का यह स्पष्ट और निश्चित होता है, क्योंकि बच्चों को पता है कि हमको ये चीज़ पढ़ना है और हमको सीटेट में 90 नंबर से ज़्यादा लाना है, ठीक है? उसी प्रकार समान उद्देश्य का चौथा में है, इसमें प्राप्त करना कठिन और असंभव है। इसके बाद क्या है, समान उद्देश्य में इसे प्राप्त करना कठिन और असंभव है, ठीक है? लेकिन क्या है, इसे प्राप्त उद्देश्य में इसे प्राप्त करना आसान और संभव भी है, ठीक है? क्योंकि बच्चों का एक निश्चित एम रहता है कि हमको इतना करना है और यह आसान भी होता है, ठीक है? संभव भी है। और इसका पाँचवा में क्या कर रहा है, यह शिक्षा प्राप्ति के बाद भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक शिक्षक शिक्षा प्राप्ति के बाद भी समय समय पर अपने आप को बहुत सारी गतिविधियों से जोड़कर बच्चों को पढ़ा सकता है, अपडेट कर सकता है, ठीक है? लेकिन यह शिक्षण के दौरान ही होता है। प्राप्त उद्देश्य क्या होता है, जब तक विद्यार्थी तभी तक सीटेट का तैयारी करेगा जब तक वो उसका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो जाता है। जैसे ही सीटेट क्वालिफाई होगा वो अपना जॉब करेगा, फिर उसके बाद फिर सीटेट का तैयारी क्यों करेगा, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे समान उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में अंतर, ठीक है? उसके बाद अब चलते हैं शिक्षण का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षण का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या है, इसमें जो है शिक्षक कार्य के लिए त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों आता है, ठीक है? यहाँ पे टीचर आता है, यहाँ पे स्टूडेंट आता है और यहाँ पे कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम आता है, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लूम के अनुसार। ब्लूम के अनुसार क्या होता है, ब्लूम के अनुसार यह शिक्षण कार्य के लिए ब्लूम ने अध्यापन, अधिगम तथा प्रक्रिया को माना है। ब्लूम जो है अध्यापन, ठीक है, उसके बाद अधिगम, लर्निंग और प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को ये मेन माना है। अध्यापन, अध्यापक यानी कि टीचर, उसके बाद लर्निंग, अधिगम और प्रोसेस को ये मेन माना है। कौन, ब्लूम के अनुसार, ठीक है? और इन्होंने 6 स्तरों में अपने वर्गीकरण किया है, ठीक है? तो चलिए अब 6 स्तर को समझते हैं वो किस प्रकार से है। तो इसका पहला है ज्ञान, यानी कि पहला तथ्य, परिभाषा एवं सिद्धांत का ज्ञान होना। अगर टीचर के पास अगर तथ्य नहीं है, उसके पास परिभाषा और सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, तो टीचर कैसे पढ़ा सकता है? तो इसके लिए सबसे पहला ज्ञान का होना अति आवश्यक है। दूसरा है समग्रता, यानी कि अवबोध, जो टीचर के अंदर है वो उसको किस प्रकार से व्यक्त करता है, अपनी भाषा में किस प्रकार से व्यक्त करता है, वही होता है। उसके बाद अनुप्रयोग, एक शिक्षक जो भी चीज़ पढ़ाता है उसका उपयोग दूसरी जगह विद्यार्थी किस प्रकार से करेगा, ठीक है? जो भी चीज़ को अगर पढ़ाया जाता है उसका उपयोग दूसरी जगह विद्यार्थी कर सके, यही अनुप्रयोग होता है। चौथा होता है विश्लेषण। विश्लेषण छोटे छोटे खंडों में तोड़कर सीखना, यही कहलाता है विश्लेषण। और संश्लेषण क्या होता है, समस्या समाधान के छोटे छोटे खंडों में जोड़कर करना, छोटे खंडों को जोड़कर करना, ये संश्लेषण होता है। और मूल्यांकन क्या होता है, जांच परीक्षण, बच्चा कितना सीखा, वो किस प्रकार से सीखा, किस स्तर तक सीखा, ये होता है जांच परीक्षण, ठीक है? आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है गणित का पाठ्यक्रम, ठीक है? गणित का पाठ्यक्रम। अब गणित का पाठ्यक्रम को हम लोग समझते हैं। गणित का पाठ्यक्रम को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक स्तर, दूसरा है माध्यमिक स्तर और तीसरा है उच्च माध्यमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पे हम लोग को
अब देखना प्राथमिक स्तर में क्या करना होता है। प्राथमिक स्तर में इसमें क्या होता है, गणित की शिक्षा बालक के स्वयं के अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें खेल के द्वारा गणित को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, इसमें गणित का पाठ्यक्रम बच्चों की योग्यता, यानी कि बच्चा कितना योग्य है सीखने के लिए, अभिक्षमता, वो कितना एक्वायर कर सकता है यानी कितना सीख सकता है, इसके आधार पर होनी चाहिए माध्यमिक स्तर पर। और उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, गणित का पाठ्यक्रम अनिवार्य एवं वैकल्पिक आधार पर होनी चाहिए, यानी कि हर बच्चों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं गणित की शाखाएँ। गणित की शाखाएँ क्या है, अब इसको देखते हैं। गणित की शाखाएँ, पहला अंकगणित, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है रेखागणित, चौथा है त्रिकोणमिति। अंकगणित में हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर परसेंटेज पढ़ते हैं, ये सब अंकगणित में आता है। बीजगणित अलजेब्रा होता है, ठीक है, जिसमें चर अचर के बारे में पढ़ते हैं। रेखागणित जिसमें कोण एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति जिसमें हम त्रिभुज हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये इसको हम लोग उच्च गणित भी कहते हैं, उच्च गणित, ठीक है। ये तीनों को बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति को उच्च गणित कहते हैं। अब इसमें क्या है, गणित अध्यापक के गुण। गणित के अध्यापक के गुण क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। पहला, अध्यापक का स्वास्थ्य सही होना चाहिए, मतलब अगर टीचर का स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा, लगातार वह कक्षाएं नहीं ले सकेंगे, तो फिर बच्चों पे इस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शिक्षक का स्वास्थ्य, अध्यापक का स्वास्थ्य सही रहना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा है अध्यापक में निष्पक्षता। निष्पक्षता कहने का मतलब हुआ, टीचर जो है कि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अक्सर देखा जाता है कि टीचर का 1 2 4 स्टूडेंट बहुत फेवरेट होता है, तो उससे ही वो प्रश्न उत्तर करके छोड़ देता है, तो इससे क्या होगा, बाकी बच्चा समान शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अध्यापक में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि अध्यापक हर एक बच्चे से उतना ही बराबर का सवाल सबसे पूछे और सबको सुने, ठीक है। उसके बाद है संप्रेषण क्षमता, यानी कि एक टीचर में संप्रेषण, उसके अंदर जितना भी प्रकार का जो भी गुण है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से बच्चों में उसको पहुंचाता है, उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। अगर एक टीचर के पास बहुत एबिलिटी है लेकिन वह बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाता है, तो इससे बच्चों को भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है इसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, मतलब बच्चों को एक दिशा दे सके, सारे बच्चों इसके बात को माने, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण की वेशभूषा, यानी कि टीचर को एक सामान्य वेशभूषा में रहना है, जनरल कपड़े में रहना है, कुछ स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी का चला हुआ है फटा पैंट जीन्स, इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा पहनना चाहिए टीचर को, और रुचिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि बच्चों को मैथ के प्रति रुचि बढ़े। अगर सामान्य उद्देश्य वेशभूषा रहेगा तो बच्चा को उसके प्रति रुचि बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने शिक्षक से ही सीखते हैं प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है एनसीएफ 2005 का, एनसीएफ 2005 के अनुसार मैथ का पाठ्यक्रम। एनसीएफ 2005 के अनुसार मैथ का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम को रटने को बढ़ावा ना देना, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ठीक है। एनसीएफ 2005 में क्या कर रहा है, रटाना, बच्चों को रटाना नहीं है, ठीक है। दूसरा है स्कूली गणित गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। स्कूली गणित जो है कि गतिविधि पर केंद्रित होना चाहिए, अनेक अनेक प्रकार से बच्चों को सिखाना चाहिए जिसका वो उपयोग करे, ठीक है। जैसे कि वो अगर जोड़ सीख रहा है तो उसका उपयोग बाहरी जीवन में जाकर करे। उसके बाद है पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को महत्व दे, विषय को नहीं। ये बहुत सारा, ये जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है ये सारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी संभावना है कि आगे पूछी जाएगी, तो इसके आधार पर आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को महत्व दे, यानी कि बच्चा कितना सीख रहा है, किस स्तर पर सीख रहा है, वो कितना सीख सकता है, इस चीज़ को महत्व देकर, क्या सीखना चाहता है इस चीज़ को महत्व देकर बच्चों को सिखाना है, ना कि विषय को। विषय कितना इम्पोर्टेंट है ये कदापि मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या बच्चा कितना सीख सकता है, किस माध्यम से सीख सकता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 इस बात पर भी जोर देता है कि बच्चा को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, पाठ्यक्रम बच्चों के जीवन के वास्तविकता से संबंधित होनी चाहिए, मतलब आप जो भी पढ़ाएंगे बच्चों को उसके वास्तविक जीवन से वो क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, यह महत्वाकांक्षी होना चाहिए ताकि मात्र संकीर्ण
उद्देश्य को प्राप्त करने के बजाय ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ये केवल इतना ही छोटा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमको इतना सीखना है, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य भी होना चाहिए। उसको सीखने के बाद वह अपनी दैनिक जीवन में उसका उपयोग करे, बाहरी वातावरण में उसका प्रयोग कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, संयुक्त रूप से हाई स्कूल में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद करे। बच्चा यदि गणित के कैलकुलेशन को ठीक ठाक से कर पाएगा तो वहाँ जब साइंस में अगर किसी प्रकार की फॉर्मूला को जैसे सिद्ध करना रहता है, F बराबर ma रहता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे आपको दे देगा G बराबर m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर कुछ साइंस का क्वेश्चन बनाना रहता है तो बच्चा आसानी से बना सकता है। या फिर अगर वो जैसे सामाजिक विज्ञान में हम लोग मैप पढ़ते हैं, मैप में एक पूरा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहता है, वहाँ पे दर्शा दिया जाता है और वहाँ जैसे कि एक बराबर लिख देता है 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो इस प्रकार से बच्चा गणित का कैलकुलेशन के माध्यम से वह सामाजिक विज्ञान को भी सीख सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस स्तर पर मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ावा देना चाहिए। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए मूर्त वस्तुओं का सहारा लेकर पढ़ाना चाहिए। अगर उसको घन के बारे में पढ़ाना है तो वहाँ पे वास्तविक घन होना चाहिए, या घन के रूप में अगर किसी प्रकार का वस्तु है तो उसका उपयोग करके पढ़ाना है। या घना पढ़ाना है तो उसको ईंट की सहायता से या माचिस का डिब्बा की सहायता से या बुक की सहायता से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को वहाँ पर वास्तविकता के साथ प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, ताकि उसको वह समझ सके। उसको उपदेश नहीं देना है, उसको क्या देना है, वास्तविकता, वास्तविक सामान देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यह विभिन्न प्रकार के कौशल जो अंक गणित बीज गणित से संबंधित हो जिससे उसको बढ़ावा मिले। तो जो भी पढ़ाना है उससे उसको अंक गणित और बीज गणित से संबंधित हो जिससे उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, पाठ्यक्रम में प्रतिदिन की भाषा गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, एक प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करनी चाहिए। प्रतीकात्मक कहने का मतलब हुआ किसी प्रतीक के रूप में उसका उपयोग कर सके, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गणित का शिक्षण बच्चों के जीवन में उपयोगी और व्यवहारिक होता है, यानी कि बच्चों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि उसके पूरे समय में हर जगह उसको गणित से जुड़ा हुआ हर चीज़ समझ में आने लगता है, ठीक है। ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। और क्या होता है, गणित सिद्धांत को समझना, यानी कि गणित के सिद्धांत जो भी थ्योरी दिया गया है उसको समझना, तर्क चिंतन, उस पर चिंतन करना और औद्योगिक निर्णय एवं अनुशासन का विकास करना भी इसका उद्देश्य होता है गणित शिक्षण का। तीसरा क्या होता है, उच्च अध्ययन हेतु गणित के विषयों का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब हुआ, अगर बच्चों को पहले से जोड़ घटा गुना भाग नहीं आ रहा है और डायरेक्ट उसको हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय सिखाने लगेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है। उसके लिए पहले हम लोग को जोड़ घटा गुना भाग और उसको कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, प्रारंभिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद चौथा में है, मानसिक विकास की शक्तियों के साथ मनोरंजन होना चाहिए। मतलब बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ उसका थोड़ा क्या होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए। जैसे कुछ ब्लैक बोर्ड पर हम अनेक प्रकार की गतिविधि करा कर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भावना का विचार भी होना चाहिए कक्षा के दौरान पढ़ाते समय, ठीक है। और उसके बाद है तीसरा, गणित के शिक्षण में बाधक तत्व, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है घरेलू कारण। घरेलू कारण क्या होता है, जैसे कि जब भी पढ़ने बैठे तो घर में झगड़ा होने लगता है, कोई प्रकार का रुकावट, जैसे अगर आप बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको कहीं और भेज देना, कोई और काम में लगा देना, तो इससे क्या होता है, बच्चा को शिक्षण में बाधक होता है। ये केवल गणित में नहीं, किसी भी विषय के शिक्षण में ये बाधक होता है। दूसरा होता है वातावरणीय कारण, आसपास का माहौल किस प्रकार है। अगर वहाँ पे शिक्षा के प्रति सब सजग है तो बच्चा का विकास अच्छा से होगा। अगर वहाँ पे वातावरण सही नहीं है, वहाँ पे शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ पे बच्चा का विकास में जाहिर सी बात है कि बाधा पहुँचेगी। उसके बाद है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार भी छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए, बहुत सहज एवं सामान्य होना चाहिए। अगर कोई बच्चा शिक्षक से कोई सवाल करता है और शिक्षक उसको डांट के बैठा देता है, तो उससे क्या होता है, बच्चा किसी भी सवाल को अपने अंदर जो भी प्रकार का दिक्कत है उसको कहने में हिचकिचाता है और वह शिक्षक से दूरी बनाने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर वह शिक्षक गणित का रहता है तो बच्चा शिक्षक से दूर होने के साथ साथ गणित से भी भागने लगता है, गणित से भी दूर होने लगता है। तो ये भी बहुत गणित शिक्षण में बहुत बड़ा बाधक है। चौथा है व्यक्तिगत कारण, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्थिति मतलब अगर बच्चा का मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उसके
गणित शिक्षण में बहुत बड़ा बाधा होगा ही। और दूसरा है स्वास्थ्य। अगर बच्चा का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, 10 दिन में बच्चा 8 दिन बीमार रहता है, 5 दिन 6 दिन बीमार ही रहता है, तो वो लगातार पढ़ाई नहीं कर सकता है, जिसके कारण उसका गणित शिक्षण में भी बाधक होता है। गणित शिक्षण के साथ साथ और भी विषय में उसका क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक कारण। सामाजिक कारण तो समझ ही गए हैं कि माहौल उसका कैसा होना चाहिए। उसके बाद आर्थिक कारण, जैसे कि रुपया की कमी। अगर किसी के पास कोई अच्छी बुक लेनी है और वह रुपये की कमी के कारण नहीं ले सकता है, तो इससे क्या होता है, उसका आर्थिक कारण भी उसके गणित शिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है गणित संबंधी संकल्पना ना बनना। यानी कि बच्चा अगर टीचर से डरने लगेगा तो गणित संबंधी संकल्पना नहीं बनता है बच्चों के मन में। यानी कि अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जोड़ पढ़ा रहे हैं या स्थानीय मान, जातीय मान, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके मन में क्या हो गया है, उसका संकल्पना नहीं बन रहा है गणित के प्रति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पाठ योजना एवं शिक्षण विधियाँ। पाठ योजना और शिक्षण विधियाँ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आई और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे आगे भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगा जल्द ही अगला वीडियो भी लाने का। ठीक है, धन्यवाद।